नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर को, जो है फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स, दार्शनिक धाराएं। और आज हम बात करेंगे बुद्धिवाद की। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि बुद्धिवाद क्या है। तो बुद्धिवाद ज्ञान मीमांसा में वह सिद्धांत है जो या तो ज्ञान को एकमात्र साधन मानता है या अन्य साधनों से श्रेष्ठ मानता है। साथ ही ये कुछ तर्क बुद्धिपरक नियमों को, यानी कि जो रैशनल प्रिंसिपल्स हैं, उन नियमों के द्वारा सभी दर्शन संबंधी निष्कर्षों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो तर्क बुद्धिवाद या बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि ही एकमात्र वो शक्ति है जिसके द्वारा सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल, निश्चित यानी कि सर्टेन, और अनिवार्य यानी नेसेसरी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। साधारण से सुनकर, पढ़कर, इंद्रियों के द्वारा चिंतन कर हमें बाहरी संसार या अपने विषय में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध होती रहती हैं और इसे ही हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन बुद्धिवादी इसे साधारण ज्ञान कहते हैं। उनका ये मानना है कि ये ज्ञान वैध भी हो सकता है और अवैध भी, यानी वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी। बुद्धिवादियों के अनुसार इस प्रकार का जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक अन्य प्रकार का ज्ञान माना है जिसे वे दार्शनिक ज्ञान कहते हैं। फिलोसॉफिकल नॉलेज की संज्ञा वो देते हैं। दार्शनिक ज्ञान क्या है? तो वे कहते हैं दार्शनिक ज्ञान वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को व्यक्त करता है, इसलिए वो सदैव ही वैध होता है, वैलिड होता है। बुद्धिवाद जब कहता है कि वास्तविक और वैध ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि द्वारा ही हो सकती है, तो उसका अभिप्राय दार्शनिक ज्ञान से ही होता है। अब प्रश्न है कि दार्शनिक या वैध ज्ञान की पहचान क्या है? तो इसके उत्तर में बुद्धिवादी का कहना है कि दार्शनिक और वैध ज्ञान जो होता है वो सर्वव्यापी होता है और अनिवार्य होता है। सर्वव्यापी होने का अर्थ है कि वह सभी दिक् और काल के पदार्थों के विषय में वैध होता है, यानी सभी जो टाइम एंड स्पेस के जो जितने भी पदार्थ हैं उनके विषय में ये वैलिड होता है। उसकी वैधता किसी विशेष दिक् या विशेष काल तक सीमित नहीं हुआ करती है। अनिवार्य होने का तात्पर्य है कि उसकी वैधता का खंडन नहीं हो सकता, यानी कि उसका अपवाद, एक्सेप्शन या विरोधी जो है वो वैध नहीं हो सकता। वे ये भी कहते हैं कि इस प्रकार का जो ज्ञान है, जिसे वो वास्तविक ज्ञान कहते हैं, दार्शनिक ज्ञान कहते हैं, वो सहज प्रत्ययों पर आधारित हुआ करता है। सहज प्रत्यय जिसे उन्होंने जन्मजात प्रत्यय भी कहा, जो जन्म से ही बुद्धि में वर्तमान रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वे आपस में भी बराबर होती हैं। ये एक जन्मजात प्रत्यय है कि वे सारी वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं। जैसे A और B में से यदि प्रत्येक C के बराबर है तो A और B भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। बुद्धिवाद के लिए सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान का ये बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है, क्योंकि ये कथन प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय के लिए वैध है कि जो एक ही वस्तु के बराबर है वे आपस में भी बराबर होती हैं वस्तुएं। ये कथन प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय के लिए वैध है और इसका कोई भी अपवाद या कोई भी विरोधी नहीं मिलता, यानी कि इस प्रकार का जो कथन है वो स्वयं सिद्ध है। अब यह प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी भी स्वयं सिद्ध कथन को अनुभव के द्वारा प्राप्त या प्रमाणित कर सकते हैं? यदि वो स्वयं सिद्ध वाक्य मानव अनुभव पर आधारित होता तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके अंतर्गत असंख्य उदाहरण आते हैं और असंख्य उदाहरणों का सत्यापन करना या वेरिफिकेशन संभव नहीं है। यानी कि ये जो प्रश्न है कि क्या किसी भी स्वयं सिद्ध कथन को अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो बुद्धिवाद का कहना है कि अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव से हमें सर्वव्यापी कथन की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर हम यही कह सकते हैं कि अमुक घटना इस प्रकार घटित होती है जैसे सूर्य पूर्व में उदित होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य पूर्व में ही अवश्य ही उदित होगा। अनुभव दरअसल कुछ के विषय में निर्णय देता है, लेकिन बुद्धि सभी के विषय में निर्णय दे सकती है। अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, केशव मरणशील है आदि,
लेकिन बुद्धि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनुभव कुछ के विषय में निर्णय देता है, लेकिन बुद्धि सभी के विषय में निर्णय देती है। अतः स्पष्ट है कि अनुभव के आधार पर सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान की स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बुद्धिवाद में अनुभव का कोई स्थान ही नहीं है। बुद्धिवाद के अनुसार अनुभव से हमारे अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हम ये जो सहज प्रत्यय हैं या जन्मजात प्रत्यय हैं उनको अपने में जान लें। अब जैसे बच्चे की प्रतिभा है वो सहज है या जन्मजात है, लेकिन जब तक अनुकूल परिस्थिति उसे ना मिले उसकी प्रतिभा तो ना तो निखरेगी और ना ही किसी को इसका ज्ञान तक भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा स्कूल है, अनुकूल घर है, साथी हैं, अन्य अवस्थाएं हैं, तो बच्चे की जो सहज प्रतिभा है वो निखर उठेगी। यानी कि तर्क बुद्धिवादियों का कहना है कि ये जो सहज प्रत्यय है, जन्मजात प्रत्यय है, ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। जब अनुभव के द्वारा व्यक्ति उपयुक्त सोच विचार में पड़ जाता है और जब वो चिंतन करने लगता है तो उसे उस समय ये जो सहज प्रत्यय है वो स्पष्ट होने लगते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने ऐसा नहीं है कि अनुभव को बिल्कुल ही उसकी अनदेखी करी है, लेकिन हाँ ये है कि बुद्धिवादियों का कहना है कि सहज प्रत्ययों के आधार पर जो सर्वव्यापी या अनिवार्य ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुभव के द्वारा ना तो प्राप्त किया जाता है और ना सत्यापित ही किया जाता है। अनुभव के द्वारा व्यक्तियों को इनसे केवल अवगत होने का यानी इनसे मतलब इनकी जानकारी होने का अवसर इन्हें प्राप्त होता है, ना तो सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान का सामग्री मिलती है और ना ही इनसे इस प्रकार की जो सर्वव्यापी अनिवार्य ज्ञान है इसकी जांच हो सकती है। अब जब बुद्धि को ज्ञान का साधन मानते हैं तो स्वभाव से यहाँ पर ये प्रश्न होता है कि ये जो बुद्धि या तर्क बुद्धि भी जिसे कहते हैं उसका स्वरूप क्या है। तो जो बुद्धि है वो आत्म चेतना है, ये मानव मन का मूल तत्व है, ये एक प्राकृतिक देन है। बुद्धिवादियों ने इसे एक जन्मजात शक्ति माना है। बुद्धि जो है वो ज्ञान उत्पन्न करने की जो शक्ति है, जो बुद्धि है वो ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति है जो जन्म से ही विद्यमान रहती है, ऐसा बुद्धिवाद मानता है। जन्मजात या सहज होने के कारण यह अनुभव निरपेक्ष है। इंद्रियां बाहर के विषयों को ग्रहण करती है, लेकिन बुद्धि ज्ञान को उत्पन्न करने में स्वतः सक्रिय रहती है। बुद्धि के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां, सहज प्रत्यय होते हैं, जन्मजात प्रत्यय होते हैं जो समस्त ज्ञान के आधार हैं। ये जो सहज प्रत्यय है ये स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात उनकी जो वैधता है, वैलिडिटी है, उसको प्रमाणित या सत्यापित करने के लिए किसी बाहरी तर्क या किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं हुआ करती। मानव मन जन्म से ही मानव मन में विद्यमान रहने के कारण ये सहज कहलाते हैं या जन्मजात कहलाते हैं। उन्हें अनुभव से सीखा नहीं जा सकता। अब अगला प्रश्न ये है कि ज्ञान कैसे होता है, अर्थात वैध ज्ञान की प्रणाली क्या है। इस संबंध में बुद्धिवाद का क्या कहना है। तो दरअसल बुद्धिवाद ज्ञान की जो निगमन प्रणाली है उसको ही स्वीकार करता है। सहज प्रत्यय जो सर्वव्यापी और अनिवार्य हैं उनसे ही निगमन प्रणाली के द्वारा बुद्धि निष्कर्ष निकालती है, ऐसा इसका मानना है। बुद्धिजन्य ज्ञान सर्वव्यापी होता है क्योंकि उसका आधार सहज प्रत्यय है जो कि सभी मनुष्यों के मन में विद्यमान रहने के कारण सर्वव्यापी है। ये सभी के लिए वैध होता है क्योंकि उसके तत्व सभी में वर्तमान है। सहज प्रत्ययों या जन्मजात प्रत्ययों से निगमन प्रणाली के द्वारा यानी डिडक्शन के द्वारा प्राप्त किए जाने के कारण उसमें अनिवार्यता भी रहती है, क्योंकि निगमन के सभी जो निष्कर्ष हैं वो अनिवार्य हुआ करते हैं। हम जानते हैं कि ज्ञान की दो प्रणालियों की चर्चा अक्सर होती है, एक तो आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बुद्धिवादी हैं वो डिडक्टिव मेथड यानी निगमन प्रणाली में विश्वास करते हैं, जबकि आगे हम जब पढ़ेंगे अनुभववादियों के संबंध में तो वो आगमन प्रणाली पर विश्वास करते हैं। निगमन प्रणाली का इनका जो निगमन प्रणाली में ये विश्वास करते हैं तो ये कहते हैं कि जो सहज प्रत्यय जो इनके ज्ञान का संपूर्ण आधार है, जो सर्वव्यापी और अनिवार्य होते हैं, उनसे ही निगमन प्रणाली के द्वारा डिडक्टिव मेथड के द्वारा बुद्धि जो है वो निष्कर्ष निकालती है। और इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अनिवार्यता भी होती है और इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो सर्वव्यापी भी होता है। बुद्धिवादियों के अनुसार जो ऐसा ज्ञान है यानी सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान, इसका स्पष्ट उदाहरण गणित में उपलब्ध होता है। गणित में क्या होता है कि जो सरल, प्राथमिक या स्वयं सिद्ध सत्य है उनकी खोज करके गणित ऐसे निष्कर्षों तक पहुंचता है
जो निर्विवाद हैं, सर्वव्यापी हैं और अनिवार्य कहे जा सकते हैं तथा जिन्हें बिना किसी अन्य प्रमाण के स्वीकार किया जा सकता है। इन प्राथमिक और स्वयं सिद्ध सत्यों के अतिरिक्त गणित कुछ नियम भी निर्धारित करता है और उनके संयोग से नवीन उपलब्धियां भी प्राप्त करता है। कुल मिलाकर बुद्धिवादियों ने गणित पर बहुत अधिक बल दिया है। वो गणितीय प्रणाली, जिसे वो निगमन प्रणाली भी मानते हैं, उसमें सर्वाधिक विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि गणितज्ञ कुछ स्वयं सिद्ध वाक्यों से प्रारंभ करके फिर निगमनात्मक प्रणाली यानी डिडक्टिव मेथड के द्वारा निष्कर्ष निकालकर अपने ज्ञान का सारा महल तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए 3 भुजाओं से घिरे आकार को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की इस परिभाषा से वे त्रिभुज संबंधी समस्त सिद्धांतों को खोज निकालते हैं जो सर्वव्यापी और अनिवार्य होते हैं। जैसे सभी जो समत्रिबाहु त्रिभुज हैं उनके तीनों कोण बराबर होते हैं। अब ये जो निष्कर्ष है वो सभी जो समत्रिबाहु त्रिभुज हैं उनके विषय में वैध और अनिवार्य है, क्योंकि इसका कोई व्याघाती या कोई कंट्राडिक्टरी जो है वो कभी वैध नहीं हो सकता। अतः वैध ज्ञान की प्राप्ति के लिए यानी वैलिड नॉलेज की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि बुद्धि की जन्मजाति जो शक्तियां हैं या जो सहज प्रत्यय हैं उनका समुचित प्रयोग करके उनसे उचित ढंग से निगमन प्रणाली के द्वारा निष्कर्ष निकालकर ज्ञान का विकास किया जाए। अब जरा हम संक्षेप में जो बुद्धिवाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहली इसकी जो प्रमुख मान्यता है वो है कि ज्ञान प्राप्ति में मन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रहता है। अतः ज्ञान में बाहर से कुछ नहीं मिलता, परंतु मन स्वयं अपनी रचनात्मक प्रक्रिया से ज्ञान की रचना करता है। आगे हम पढ़ेंगे इस मत का लाइबनिज के दर्शन में बहुत ही स्पष्टता से विवेचन भी किया गया है। दूसरी जो इनकी प्रमुख मान्यता है वो ये है कि मानव मन में कुछ सहज प्रत्यय हैं, जन्मजात प्रत्यय हैं, जिनकी पहचान यही है कि वे स्पष्ट हैं, परिस्पष्ट हैं और परिस्फुट होते हैं। प्राय ऐसे स्पष्ट और परिस्पष्ट जो सहज प्रत्यय हैं, जन्मजात प्रत्यय हैं, वो गणित में पाए जाते हैं। इसलिए ज्ञान का आदर्श गणित शास्त्र है। बुद्धिवाद का ये जो लक्षण है वो मुख्य रूप से डेकार्ट और स्पिनोजा के दर्शन में पाया जाता है। तीसरी जो प्रमुख मान्यता है वो ये है कि बुद्धिवाद के अनुसार अनुभव से सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान की स्थापना नहीं होती। यही नहीं, अनुभव की संभावना भी इन्हीं सहज प्रत्ययों के आधार पर होती है। इसलिए बुद्धिवादियों के अनुसार सहज प्रत्ययों की व्याख्या अनुभव के आधार पर न होकर स्वयं अनुभव की ही व्याख्या इन सहज प्रत्ययों के आधार पर की जा सकती है। चौथी बात जो है वो ये कि ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में इनका जो विश्वास है वो ज्ञान के संसक्तता सिद्धांत में है। यहाँ मैं आपको थोड़ा संक्षेप में स्पष्ट कर दूं कि ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में 2-3 तरह के जो सिद्धांत हैं उनमें से जो अनुभववादी हैं वो ज्ञान के संवादिता सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि सत्य ज्ञान वही है जो यथार्थ वस्तुओं के संवादी हो, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग हो। लेकिन जो बुद्धिवादी हैं वो ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में ज्ञान के संसक्तता सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जो ये कहता है कि सत्य ज्ञान वही है जो आपस में जिसमें सामंजस्य हो, जिसमें आत्म संगति हो। तो इस प्रकार से ज्ञान के जो प्रामाण्य है उसके विषय में इनका अगर पूछा जाए कि किस सिद्धांत में विश्वास है तो इनका जो विश्वास है वो ज्ञान के संसक्तता सिद्धांत में है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा बुद्धिवाद को। धन्यवाद।